हाँ जी, तो हमारा बजट फाइनली आ चुका है और अगर आप इस बजट को बहुत ही आसानी से सिंपल भाषा में समझना चाहते हो, दूसरों को समझाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं एक-एक चीज़, एक-एक पहलू को बहुत आराम से और अच्छे से समझाऊँगा। ये पर्टिकुलर बजट में जो हमारा डिस्कशन का मेन थीम रहेगा, ये मैं आपको बजट को फिर से रीड करके नहीं बता रहा हूँ कि इसमें इस सेक्टर को इतना हज़ार करोड़ दिया, इस सेक्टर को उतना हज़ार करोड़ दिया। यार वो सब तो सब बता ही चुके हैं। हम यहाँ पर बजट के पीछे की स्पिरिट ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाय, दिस इज़ पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। प्लीज़ जाके एक लाइक ठोक दो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बजट इंपॉर्टेंट क्यों है? बजट इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये बजट के टाइम पर पार्लियामेंट में एक शख्स होता है जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो खड़े होके कुछ स्पीच देते हैं और बाकी सारे जो लोग होते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो आराम से एकदम क्लूलेस होके बैठ के बस सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। 1 डेढ़ घंटे की एक स्पीच होती है, साल में 1 बार का टाइम होता है, आँख बंद करके सोने का मौका मिल जाता है। ये नहीं, ये बजट नहीं होता है। व्हाट द रियल बजट इज़, दिस इज़ जस्ट आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट मेकिंग अ मूड। बट बजट क्या होता है पता है? देखो, इन्होंने भी कवर किया है जो मेरी टीम है, बट दैट्स ओके। मैं आपको बजट के पहले बजट सेशन पे लेके जाता हूँ। हाँ, तो बजट सेशन में क्या होता है? डे 1 पे या रादर डे 0 पे इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है एंड डे 1 पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, वो आके अपनी बजट की स्पीच देती हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मल्टीपल प्लेसेस पे इट इज़ अवेलेबल, राइट? तो जो इकोनॉमिक सर्वे कॉल नॉर्मल गूगल पीडीएफ करोगे इट विल बी देयर। इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, ये हिसाब किताब है। हिसाब किताब है पिछले सालों का, हिस्टोरिकल ईयर्स। हिस्टोरिकल ईयर, पिछले साल का हिसाब किताब है कि हमने क्या क्या करा। ठीक है? और ये जो बजट है, ये है नेक्स्ट ईयर कि अगले साल की क्या बजटिंग है। नेक्स्ट ईयर के लिए बजट है कि हम अगले साल के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बजट में सरकार ये चीज दर्शाती है कि हमारे अगले साल के मेन इनकम के सोर्स क्या हैं एंड अगले साल के हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या बनेंगे। अगर आप देखते हो तो दो बड़ी कैटेगरी के अंदर सरकार की कमाई और सरकार के खर्चे रहते हैं। पहले होता है रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंस। आप रेवेन्यू रिसीट को ऐसा मान लिए जैसे आपके पापा, से फॉर एग्जांपल आपके पापा की किराने की शॉप है छोटी सी और आपके पापा किराना सेल कर रहे हैं, तो किराना सेल करके जो उनको पैसा रिसीव हो रहा है वो उनका रेवेन्यू रिसीट है। जो काम उनका है, जो उनका कोर बिजनेस है, वो काम करते हुए जो रिसीट्स आ रही हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं। समझ रहे हो? रेकरिंग बेसिस पे होती है। गवर्नमेंट के लिए मेन काम क्या है? गवर्नमेंट के लिए मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना। और गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का टैक्सेस। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स से कमा रही है, समझ रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स से कमा रही है। एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स विच इज इनकम टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। समझना, इन दोनों से जो गवर्नमेंट कमा रही है ये उसकी रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ठीक है? प्रॉफिट गवर्नमेंट की क्या, बहुत सारी कंपनीज भी होती हैं, बहुत सारी कंपनी, बीएचईएल, सेल, भेल, इनमें जो डिविडेंड आता है, आरबीआई जो डिविडेंड दे रहा है, ये सारी की सारी रिसीट्स जो होती है ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट होती है। रेवेन्यू खर्चा, गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? सैलरी बांटना, पेंशन देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना जो लोन लिया है, चीजों को दुरुस्त रखना, सड़कें दुरुस्त रखना, ऑपरेट करना, ठीक है, सोशल वेलफेयर को मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजों में जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। जब मेरे पापा अपनी दुकान पे बैठ के कोई कमाई करते हैं वो रेवेन्यू रिसीट बनता है। और जब मेरे पापा शेयर बाजार के थ्रू कभी कभार कोई कमाई कर लेते हैं, कोई पुराना मकान बेच दिया उससे कोई कमाई हो गई, वो आती है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर गवर्नमेंट जब अपनी असेट्स को बेचती है, उससे जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है। यहां पर गवर्नमेंट जब लोन लेती है, उससे जो पैसा आता है वो कैपिटल असेट का पार्ट होता है। कैपिटल रिसीट के कारण, समझना,
या तो आपकी असेट कम हो जाती है क्योंकि असेट तो बिक गई, जो हार्डकोर असेट है, या फिर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आप नए लोन ले लेते हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रोड्स बनाना, ठीक है, डैम्स बनाना, ये खर्चे जो बार बार नहीं होंगे, एक बार होंगे, मतलब उस जगह पर वही चीज बार बार नहीं करनी पड़ेगी। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बाइंग इक्विपमेंट, ये चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। किसी भी गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बैलेंस बना के रखे। देखना यार, जब आप बजट के बारे में बात करते हो ना, तो इसके अंदर, और रादर में इस बजट की भी अगर बात करूं, ये अभी तक तो मैंने बेसिक बताया, अब अपन बजट पे चल रहे हैं कि इस साल के बजट में हुआ क्या एग्जैक्टली exactly। तो यार ये कोई मेरे लिए कोई इवेंट नहीं बना। इवेंट मतलब ये बजट स्पीच जो निर्मला मैडम की थी, नंबर वन, अगर आप सिर्फ स्पीच का ही एनालिसिस करोगे तो नंबर वन, बहुत छोटी स्पीच थी। मतलब आप अगर अपने फादर से भी पूछते हो या आप अपने किसी सीनियर कलीग से पूछते हो, या आपको हो सकता है याद भी हो, तो 2011 12 13 14 तक जो बजट्स आते थे भाई, 4 4 घंटे खड़े होके बोलता था फाइनेंस मिनिस्टर बजट पे। इतना मटेरियल देते थे बजट के टाइम पर स्पीच में। दो बजट्स अलग अलग आते थे, रेल बजट अलग, फाइनेंशियल बजट, सब क्लब करके 1.25 घंटे के अंदर बोल के मैडम, ऑनरेबल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। एब्सोल्युटली एग्री। आप 10 लाइन में बता दो बजट क्या है, बट ढंग से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी भी जो आप देखोगे ना बजट जो आया है, इस बजट में देर इज नो इवेंट। जब मैं बोल रहा हूं इवेंट नहीं है, मतलब इस बजट में ऐसा कुछ नहीं आया है जो अर्थ शैटरिंग हो। समझना, अर्थ शैटरिंग हो मतलब कि यार ये भारत की नींव रखेगा, नए भारत की नींव का बजट जो बोलते हैं ना, जिसको कि यार दिस, ये बजट था जिसने पूरे के पूरे गेम को चेंज करके रख दिया इंडिया के लिए। ये वो बजट तो नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर दैट बजट, बट दिस इज सर्टेनली नॉट दैट बजट। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। एक्चुअल्स जो हैं वो 12.5 हुआ है पिछले साल का, और इस साल का जो बजट एस्टिमेट है वो 15 है, ठीक है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। और इसके बाद वाले साल का जो बजट एस्टिमेट है उसमें 0% की ग्रोथ है। आप समझना जरा ध्यान से, 2024 बीई जो लिखा है वो बजट एस्टिमेट है। 2024-25 में सरकार बोल रही है कि हम केपेक्स बढ़ाएंगे, 12.5 का केपेक्स 2.5 से बढ़ा के 15 करेंगे, अग्रीड। लेकिन उसके बाद 25-26 में गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। मतलब अगला बजट के अंदर तो केपेक्स नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आप बजट का एनालिसिस कर रहे हो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट सोच क्या रही है। पिछले साल का अगर आपने बजट एनालिसिस करा होता तो आपको ये समझ में आता कि गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी अग्रेसिव ऑन केपेक्स। अपन देखते हैं आगे इस बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू रिसीट को तेजी से बढ़ाने में लगी हुई है। गवर्नमेंट बोल रही है कि इस साल जो 35 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, हम बढ़ा के 37 लाख करोड़ करेंगे, और अगले साल उसको बढ़ा के 40 लाख करोड़ तक लेके जाएंगे। इट इज वेरी गुड थिंग। बट वहीं पर ही ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट निल। बट वहीं पर रेवेन्यू रिसीट देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, और कैपिटल रिसीट देखोगे तो गिर गया है। अपन बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हमारे केस में देखना, इंडिया के केस के अंदर क्या होता है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कुछ पैसा रिसीट करती है और कुछ पैसा एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट रिसीट्स। समझना, ये जो जैसे कई स्टेट के, एक दो स्टेट्स हैं ना ऐसे जो क्लेम करते हैं कि हम प्रॉफिटेबल स्टेट हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका काम प्रॉफिट कमाना है क्या? एज अ स्टेट गवर्नमेंट, एज अ वेलफेयर स्टेट, आर यू अ प्रॉफिट सेंटर? आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप जनता को चूस चूस के मुनाफा कमा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं सर। मतलब ये है कि क्या गवर्नमेंट की जितनी कमाई नहीं होती है, क्या उससे ज्यादा खर्चा होता है क्या? देखो ना, ये लिखा है ना, अभी पता चल जाएगा 1 मिनट में। टैप टू टैप कंपेरिजन कर ले। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, 24-25 में हम 37 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे, और गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, 24-25 में हमारी इनकम कितनी आएगी, 31.3 लाख करोड़। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि ये डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, एक लॉस क्रिएट हो रहा है? एक लॉस क्रिएट हो रहा है। कितने का लॉस क्रिएट हो रहा है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5.2, ऑलमोस्ट 5.2 का लॉस क्रिएट हो, 5 लाख करोड़ का नुकसान है। ये जो गैप होता है ना, इस गैप को बोलते हैं अपन फिस्कल डेफिसिट।
इस गैप को अपने बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। समझिए, फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार ने जितना खर्च करा उससे कम कमाई हुई है। तो सर, ये फिस्कल डेफिसिट जो होता है, क्या ये अच्छा होता है कि बुरा होता है, पहले तो ये बताओ। ठीक है, देखो यार, एक ट्रेंड नोटिस करा है यहां पर अपन ने इंडिया में फिस्कल डेफिसिट का जो एब्सोल्यूट अमाउंट है ना, वो बढ़ रहा है। जैसे आप ये देखोगे लाइव मिंट का है, तो ये 24-25 में फिस्कल डेफिसिट जो था वो 4.8 था, और 25-26 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4 हो रहा है। ध्यान से समझना, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब आपका ये जो गैप का अमाउंट है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ रहा है, बट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट इज श्रिंकिंग। हालांकि बहुत मार्जिनल श्रिंक है, कोई 0.04% का श्रिंक, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी 10% का ऑलमोस्ट श्रिंकेज दिया है। ठीक है, तो विच इज अ गुड साइन। ठीक है, समझना, ये अगर गैप, ये लॉसेस अगर मैं कम रखूंगा तो उसका मेरे को बेनिफिट क्या है। एक तो नंबर वन, क्योंकि ये लॉस को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला मैं 35 करोड़ खर्च करूंगा, आएंगे 31 करोड़, तो 4 करोड़ कहीं और से चाहिए ना, फंडिंग कौन करेगा। तो उसके लिए मेरे को एक्सटर्नल बोरिंग्स करनी पड़ती है गवर्नमेंट्स को। तो सर आप ये बोल रहे हो क्या कि गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी, कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी। तो सर आप क्या ये बोल रहे हो कि गवर्नमेंट का डेट हर साल बढ़ता जाएगा, साल दर साल गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ेगा क्या। यस। तो सर ऐसे तो डेट का बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, ग्लोबल डेट क्राइसिस जो है। आप अगर मुझे कमेंट में बताओ इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल डेट क्राइसिस, और मैं आपको उसको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बट अगर मेरा अभी के लिए फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो उसके मेरे को क्या 3 बेनिफिट मिलेंगे। नंबर वन, एक एक तो जो डेट है वो कम लेना पड़ेगा, और फ्यूचर में जो इंटरेस्ट के पेमेंट है वो कम होंगे। नंबर टू, मेरी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे खर्चे और मेरी एक्सपेंसेस जो हैं उनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं रह गया है, वो पास पास आ गई हैं। मेरी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है, मेरी करेंसी स्टेबल होगी। ये जो आपको दिख रहा है ना 86 87 तक चला गया रुपी डॉलर, ये वापस ऊपर उठ के आएगा। समझ में आ रहे हो। रिड्यूस्ड बोरिंग्स, समझना, रिड्यूस्ड बोरिंग्स, अगर मैं बोरिंग नहीं करता हूं तो क्या मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेगी आगे में। और समझ में आ रही है आपको बात, क्या ये चीज क्लियर है सभी लोगों को। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड यार, गवर्नमेंट में ये डेफिसिट लोअर है। समझना, ये खर्चा जब तक बड़ा नहीं बनेगा ना ये वाला, तब तक गवर्नमेंट ग्रोथ नहीं कर सकती। अभी के केस में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट में डेफिसिट लोअर है, बट गवर्नमेंट ने ना बहुत प्रूडेंटली खर्चे करे हैं पिछले कुछ सालों में, है ना, बहुत सोच समझ के निवेश हुआ है। एक्सेप्ट ये जो अभी पिछले कुछ महीनों से इन्होंने लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना चलाया है, समझ रहे हो, जहां पर ये लोग 1500-2000 रुपीज पर मंथ वेमेन के हाथ में दे रहे हैं। इसके पहले तक अगर आप देखते तो गवर्नमेंट के जो खर्चे थे वो बहुत कंट्रोल में थे। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप आज भी देखोगे तो जो सब्सिडी का टोटल अमाउंट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसमें गिरावट ही हुई है। द टोटल सब्सिडी अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन रिड्यूस्ड अगेन बाय 10%। ठीक है, विच इज अ फेयर थिंग। ठीक है, बट ये जो लोअर होगा ना, ये जो गैप कम होगा, ये कैसे होगा, इसको क्या फंड, ये गैप कम कैसे रहेगा, इसके लिए गवर्नमेंट की 3 प्लान है। समझना, सबसे पहले असेट मोनेटाइजेशन। असेट मोनेटाइजेशन मतलब मेरे पास से फॉर एग्जांपल ये असेट, इट्स अ पिरामिड विच इज विथ मी, इट्स अ मोबाइल डेस्क कवर, नथिंग एल्स, बट इट्स अ पिरामिड विच इज विथ मी, समझना। और ये पिरामिड की कीमत आज 1,000 करोड़ रुपए। मैं मुझे अगर वैक्सीनेशन की ड्राइव रन करनी है, मुझे अगर पुल बनाने, मुझे ब्रिजेस बनाने, तो आई डोंट हैव द मनी, तो मैं ये बेचूंगा, पैसा आएगा, उससे मैं ब्रिज बनाऊंगा। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ये करती है। आपने देखा है पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी, पहले भी हुआ था 2021 में ये स्टार्ट हुआ था। तब टारगेट था कि 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए हम लोग जमा करेंगे हमारी हिस्सेदारी बेच के, बीएचईएल में, एसएल में। इस बजट ने क्या प्रपोज करा है पता है, अगले 5 साल में हम 10 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आएगा। समझो, क्या ये बूस्टर देने जैसी चीज है, बूस्टर देने जैसी चीज है। खर्चे कंट्रोल में, ठीक है, रिसीट आपकी बढ़ने वाली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या हाल है।
बजट में आप एक चीज और देखते हो कि कैपेक्स कैसा हो रहा है। वो अपन ने देखा कि कैपेक्स का चार्ट जो है ना यार, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब जाके फ्लैट होने जैसा लग रहा है। मतलब जो एक स्पीड दिख रही थी, यहां पर गवर्नमेंट का माइंडसेट चेक करो 2020 से 2023 तक, और यहां पर आप गवर्नमेंट का माइंडसेट चेक करो। समझ रहे हो आप देख रहे हो विकसित भारत बनने की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी के बट्टे बिठा दिए इन्होंने। तेजी से बढ़ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, 10 से 11 हो रहा है, बट यार इसको और स्पीड में लेके जाना है। इतने कम से कुछ होने नहीं वाला है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों बोल रहा हूं मैं, पता है सर, हमारी इकोनॉमी तो 6% से ग्रो करती है, हमारी इकोनॉमी तो 7% से ग्रो करती है। आप समझ नहीं रहे हो, अपना बेस छोटा है। आप बोल रहे हो चाइना की इकोनॉमी 3% से ग्रो कर रही है, यूएस की इकोनॉमी 2% से ग्रो कर रही है, और हम 7 से कर रहे हैं। देखो शाबाश व्हाट्सएप, आप ये देखना अपनी इकोनॉमी का साइज कितना छोटा है। समझ रहे हैं भाई, 10-10 20-20 गुना बड़ी इकोनॉमीज हैं यूएस और चाइना की इकोनॉमी। मेरी बात समझ में आ रही है? इंडिया से कई गुना बड़ी इकोनॉमीज हैं। तो इंडिया के लिए मेरे हिसाब से जब तक, अगर देखो यार, यहां तो सपने मत देखो। अगर आपने कोई सपना देखा है ना कि 2050 तक ना $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना है, तो कोई हलवे की बात नहीं है वो चीज पूरी करना। उसके लिए आपको 10 to 15% की ग्रोथ चाहिए, मिनिमम 10%। डबल डिजिट ग्रोथ में जब तक इंजन नहीं भागेगा हिंदुस्तान का, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। विकसित भारत जो आप बोल रहे हो ना, डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन कभी जाके पढ़ना, आपको समझ में आएगा अपन कितने दूर है उससे। आपको सिर्फ जीडीपी से नंबर 1 होना आपको डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं डालेगा। ये चीज समझना, डेवलप्ड नेशन के लिए हॉलिस्टिक ग्रोथ चाहिए, कि आप एजुकेशन फ्रंट पे भी अच्छे हो, आप हेल्थ केयर फ्रंट पे भी अच्छे हो, आप सोशल लिविंग में भी अच्छे हो, इन्वायरमेंटल फ्रंट पे भी अच्छे हो। वो होती है हेल्थ केयर, वो होता है डेवलपमेंट, डेवलप्ड नेशन। और हमारी 2026 की जीडीपी ग्रोथ क्या आई है? 6.3 से 6.8। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ क्या है अभी जीडीपी की Q2 में? 5.4। मेरी बात समझ में आ रही है? Q1 के अंदर 6.7 आई है, Q2 में 5.4 आई है। जो एवरेज इनका ग्रोथ है वो 6 है। तो मतलब अब नंबर यही रहने वाला है, ग्रोथ के फिगर में कुछ भी आपको नया नहीं देखने को मिला, ना गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ पुश करा है। ठीक है, अगर बजट की बात करते हो कि बिहार के अलावा और किस चीज पे फोकस हुआ, और एक बार अगर मैं आपको बिहार पे भी बात कर लूं, जो कि मैं करना चाहता हूं। यार देखो, अपने 29 स्टेट्स हैं, है ना, और कुछ यूनियन टेरिटरीज है, 4-5 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, 5 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अग्रीड कि बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर एक्चुअली में डेवलपमेंट बहुत सालों से नहीं हो पाया, फॉर सम रीजन, कोई भी रीजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिहार जो है एज ए स्टेट सफर करता है ना। जब घर का बच्चा कुछ चंद हजार रुपयों के लिए पढ़ाने या पढ़ने बाहर जाता है, ठीक है, कमाने बाहर चला जाता है, मजदूरी कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि वहां जाके कोई बैंक में काम कर रहा है। बॉम्बे भी जा रहा है मजदूरी कर रहा है, तमिलनाडु जा रहा है मजदूरी कर रहा है, ये लोग श्रीनगर जाके लेबर का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? माइग्रेट करना पड़ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस डाला बिहार पे, बहुत अच्छी बात है। बट नंबर 1, बिहार के अलावा और भी दूसरे राज्य जिनको अटेंशन की जरूरत थी। झारखंड को अटेंशन की जरूरत थी, सेवन सिस्टर्स को अटेंशन की जरूरत थी। समझ रहे हो आप? वहां पर भी आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आसाम तक सीमित रह जाता है। मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दे रियली नीड डेवलपमेंट ब्रो, ओवर देयर। ठीक है, इवन आप यहां पर भी आओगे तो क्या छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, देयर आर पुअर पुअर स्टेट्स, द इंटायर फोकस वाज ऑन बिहार। ठीक है, आपके कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकते हैं, एस्पिरेशंस हो सकते हैं, या कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बट आपने फोकस भी क्या किया? जो बिहार का बच्चा बैठ के देख रहा है ये चीज़, तू बता, तेरे यहाँ पर अगर आज मैं 4 या 5 या 10 नए एयरपोर्ट खोल देता हूँ, तो क्या उस चीज से बिहार की तकदीर बदलेगी? या 10 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाओ सर, 100-100 एकड़ के, बिहार के चारों कोनों में, समझ रहे हो, और उसको सीआईएसएफ का प्रोटेक्शन दो चारों तरफ से, ताकि नक्सलाइट और हुलिगन्स वगैरह कुछ ना कर पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? बिहार की तकदीर वहां पर एयरपोर्ट खोलने से नहीं बदलेगी भाई। बिहार की तकदीर बदलेगी बिहार का माइग्रेशन रोक के। जब बिहार का व्यक्ति बिहार से बाहर जाना बंद कर देगा और उसकी रोटी पानी सब चीजें बिहार में ही मिलेगी, तब बिहार का एक, जिसको बोलते हैं ना, समावेशिक विकास होगा, एक हॉलिस्टिक ग्रोथ होगी।
सिर्फ एयरपोर्ट खोलने से बिहार की ग्रोथ नहीं हो जाएगी। यहाँ आपने मखाना बोर्ड बना दिया, वो बोर्ड ऐसे तो कितने ही बोर्ड बना दिए गवर्नमेंट ने आज तक, लेदर बोर्ड, फिशरी बोर्ड, क्या हो जाता है उससे? प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, बिहार के अलावा गवर्नमेंट का जो फोकस है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बेसिक नेसेसिटीज पे बात करी है, मिडिल क्लास की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे थोड़ी बहुत बात करी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन, सब पे बात हुई, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां पर बैठ के आपको वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा ना, कि अरे इतने 1,000 करोड़ यहां दिया वहां दिया। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप ज्वाइन करो, आपको नहीं मजा आए तो छोड़ देना 10 दिन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करो, आप डेली पढ़ोगे, आपको आनंद आ जाएगा देख के। ठीक है, यहां पर हमने डाला हुआ है, डिटेल ब्रेकअप डाला है सारी स्कीम्स का, कौन से सेक्टर में किसको क्या मिल रहा है। ठीक है, आप देखो अभी इनकम टैक्स रिफॉर्म, सर पूरे के पूरे बजट को सिर्फ इनकम टैक्स रिफॉर्म के आसपास पीआर मार्केटिंग कर दी गई है बजट की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले तक जीरो टैक्स है अगर आपकी इनकम 12 लाख है, या फिर आपकी सैलरीड इनकम 12,75,000 है, तो आपको जीरो टैक्सेशन है, विच इज अ गुड बेनिफिट। कारण क्या है पता है? इससे मुझे कुछ तो सेव करने को मिलेगा। अगर मैं पहले 4 लाख रुपए कमा रहा था तो मेरे 5 बचेंगे, और अगर पहले मैं 24 लाख रुपए कमा रहा था तो मेरे 1,10,000 रुपए बचेंगे। ये आपका मैक्सिमम बेनिफिट है जो आप पास ऑन कर रहे हो टू इंडिविजुअल। आप देख रहे हो बेनिफिट कितना मिल रहा है आपको। पहले बेनिफिट मिलता ही था रीबेट का बेनिफिट 20,000, ठीक है, और हाईएस्ट बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है? 1,10,000। तो टोटल बेनिफिट आपको अब मिल रहा है 30,000 और 1,10,000। ये मोटा माटा बेनिफिट है। इसके कारण 80% जो टैक्स पेयर्स हैं वो अब टैक्स के ब्रैकेट के बाहर जा चुके हैं, है ना। तो उनके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सरकार को। अब सरकार क्या करेगी पता है? जो 20% बचे हुए टैक्स पेयर ना, अब उनको कुरेदना शुरू करेगी। नंबर वन। नंबर टू, ये जो गवर्नमेंट ने 10 लाख से, मतलब मेरे को तो उम्मीद थी कि 10 लाख तक हो जाएगा, 10 लाख तक टैक्स फ्री करेंगे, 12 लाख तक लेके जाना वो सडनली अ मार्वलस डिसीजन फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर साइड, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साइड। ठीक है, अब ऑनरेबल ऑनरेबल क्यों बोल रहे हो? है भाई ऑनरेबल तो बोलेंगे ऑनरेबल ना, अपन तो नहीं पढ़ रहे हैं बजट, वो जाके पढ़ रही है। ठीक है, तो बात तो वही है, जिसके हाथ में सत्ता है उसकी जय जयकार है। 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान होगा इस बजट के कारण, इस टैक्स के डिसीजन के कारण। बट पता है, आप एक चीज सोचो ना, आपने किन लोगों को बेनिफिट दिया है? इनकम टैक्स 3 लाख 4 लाख रुपए वाले को तो कोई बड़ा बेनिफिट है नहीं। आपने बेनिफिट दिया उन लोगों को जो 10-11 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, कि चलो पहले लाख 1.5-2 लाख रुपए टैक्स लगता था, वो कम होके जीरो लग रहा है। अब यार उसको है ना बेसिक नेसेसिटी के ऊपर खर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कारण क्या है? उसका पेट भरा हुआ है। जिसके पास पैसा बच रहा है ना, वो स्पेंडिंग जो कर रहा है वो नेसेसिटी के आइटम में नहीं कर रहा है। वो शहद नहीं खरीदेगा, वो बच्चों के लिए घी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खरीद रहा था यार। ऐसा थोड़ा ना कि इंतजार कर रहे थे कि नहीं बेटा तेरे लिए घी तब लाएंगे जब निर्मला ताई टैक्स क्रेडिट कम करेगी। अब क्या होगा? अब जो एक्सपेंडिचर होगा वो डिस्क्रिशनरी आइटम में होगा। डिस्क्रिशनरी आइटम का क्या मतलब होता है सर? डिस्क्रिशनरी आइटम मतलब ऐसे आइटम्स जो आपके डिस्क्रिशन पर है, आप चाहो तो खरीदो नहीं तो नहीं भी खरीदो। मतलब टीवी है तो है, नहीं है तो भी काम चल रहा है, फ्रिज है तो है, नहीं है तो भी काम चल रहा है, एसी है तो है, नहीं है तो भी काम चल रहा है। अब रुझान जो है वो इसकी तरफ बढ़ेगा। ये जो द रीजन इज, इट्स वेरी सिंपल। 3 ऑप्शन है आपके पास। आपके पास अगर 1,10,000 रुपए बचा हुआ है, ठीक है, आपके पास अगर 1,10,000 बचा है तो 3 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप कंज्यूम कर लोगे, कंज्यूम कर दोगे मतलब आप डे टू डे एक्सपेंस तो आपके ऑलरेडी, रोटी पानी का खर्चा तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप क्या करोगे? ट्रैवल में, जोमैटो में, चप्पल खरीदने में, ऑटोमोबाइल खरीदने में खर्च करोगे। गुड, इकोनॉमी में पुश हो रहा है, वेरी गुड। नंबर टू, आप सेव कर लोगे। सेव क्या करोगे? या तो आप कोई लोन रिपे कर दोगे या बैंक में एफडी कर दोगे। इससे आप बैंक की मदद कर रहे हो, इकोनॉमी अगेन वाइडन हो रहा है। नंबर थ्री, आप इन्वेस्ट कर दोगे। आप हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अगेन द इकोनॉमी इज बूमिंग। तो यार बूम तो है, ठीक है, तो बूम इज कमिंग, बट ये चीज ओवरनाइट नहीं होगी। अभी हमें 7 फरवरी का इंतजार करना है, जब गवर्नर साहब फिर से आएंगे और बोलेंगे क्या ये देखना है अपने को। ठीक है, रेट कट स्टार्ट होगा क्या? कारण क्या है? अगर रेट कट होता है तो ये कंजम्पशन में एक नए बूम की शुरुआत होगी इंडिया में। हम लोग टने हुए हैं पिछले 4-3 सालों से ऊपर के रेट पर। इट्स अ साइकिल, आपको समझना पड़ेगा, इसको अप डाउन करते रहना पड़ता है। इट्स अ चर्निंग थिंग। अगर ये होता है इट विल बी अ मैसिव थिंग, अपन जरूर इसका कवरेज देंगे।
तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत हम्बल बजट है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसी बात नहीं है कि डंके बज गए हों। ठीक है, थोड़ा मोड़ा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करा है, लेंडिंग इम्प्रूव करी है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बड़ा है, लो टिकट्स आइटम जो है उनको थोड़ा पुश मिलेगा। गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए की लॉलीपॉप देके सबको 12 लाख का फिगर दिखा दिया है ना, तो सब उस फिगर के पीछे बावले हुए जा रहे हैं। बल्कि जिसको ऑलरेडी जो 12 लाख रुपए की कमाई कर रहा है उसको पता है कि उसको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाले है अनाउंसमेंट के बाद। आप देख लेना पूरा नोट जोड़ करके, जो 12.5-13 लाख रुपए की कमाई कर रहा है, वो कोई जीवन में कोई बेनिफिट नहीं है आपके। ठीक है, जो 3-4 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं, जो बेचारे मार्जिनल सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए तो ऐसी ही मजा, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। ठीक है, स्टेट वाइज लोगों को पैसा मिल रहा है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ी बहुत बात करी है, खेल खिलौना पे बात करिए, सोलर मॉड्यूल पे बात करिए, ईवी ऑटो पे बात करिए, तो कब नहीं करते हो आप। इंश्योरेंस पे आप बोल रहे हो एफडीआई आगे बढ़ाएंगे, बट वो तो पहले ही आ चुका है। मैं बता रहा हूँ 90% बजट जो था इस बार का, वो ऑलरेडी, मतलब उसमें ऐसा कुछ नया नहीं था। देयर इज नो सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट कि ओ वाह व्हाट अ बजट, इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, इट वाज नॉट लाइक दैट। अगर आप देखोगे बजट में भी, आप देखोगे तो मैडम है ना, बार बार एक चीज यूज कर रहे थे, बार बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छी बात है, करो ना आप, वो चीज ग्राउंड रियलिटी हिट होनी चाहिए। क्योंकि 10 साल पहले जो मेक इन इंडिया आपने अनाउंस करा था 2014 2015 के बजट में, उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो कैसी कोई बहुत ज्यादा चीज होती हुई तो दिख नहीं रही है। बट अगेन, डाउनसाइड क्या है भाई? डाउनसाइड ये जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कैपिटल जो हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे थे तेजी से, अब उसमें ठहराव आ गया। ये मेरे हिसाब से कुड बी वन ऑफ द बैक फायरिंग मूव हो सकता है, कि आप केपेक्स को होल्ड करके कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। आइडियली क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ बढ़नी चाहिए। मैं समझ रहा हूं सरकार ने बिल्डिंगें बना के रख दी है, सरकार अब बोल रही है कि हमने रोड बना दिए, पुल बना दिए, अब आपको यूज करो, उसको कंज्यूम करो, यूटिलाइज करो। बट इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि सरकार अपने फ्यूचर केपेक्स को कम कर देगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब आई सी यार, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। ठीक है, आई एम अ जेनरिक ह्यूमन। ठीक है, आई एम ए जेनरिक इंडियन, जिसको एक सामान्य नागरिक हो, और मेरी नागरिक जो मैं एज अ सिटीजन हूं, उसकी समझ से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। ठीक है, जितना मुझे फाइनेंस आता है, मैं अपनी समझ से आपको ये चीज बताए। मे भी हो सकता है मेरी ओपिनियंस बिल्कुल आपको पसंद नहीं आई हो, आपको गलत लगी हो। ठीक है, बट यार मेरे हिसाब से इस बजट में कुछ भी नहीं था। ये बजट में ऐसा नहीं है कि ये भारत की नई दिशा को तय करेगा। मैं अभी भी उस बजट का इंतजार कर रहा हूं। आई एम नॉट श्योर वो बजट कब रिलीज होगा और उसको कौन रिलीज करेगा। ठीक है, बट चाहिए ऐसा बजट जिसको लोग याद रखें। अगर आपको देखना है कि ऐसे सर कौन कौन से बजट पहले हुए, 1991 का बजट देखो आप। ठीक है, 2000 का बजट देखो अगेन, 2009 का बजट देखो अगेन, 2020 15 का बजट देखो। बातें हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, बट क्या काम होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, आप लोग आराम से देखिएगा, आराम से चिल रहो। देखो, कोई बजट में पीएचडी नहीं करनी है। व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अपस्किलिंग पे फोकस करो। मोटा माटा समझ लिया है, दैट इज इनफ। क्योंकि क्या होगा ना, एनीवेज इट्स नॉन इवेंट थिंग। आया है चला जाएगा, 2 दिन बाद लोग दूसरी चीज़ों पे बात करना शुरू कर देंगे। अभी रेट कट आएगी, लोग रेट कट पे बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, इतना ही बोलना था। आप लोग संडे आज पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज करो, और आप बताओ आप मुझसे और क्या क्या सीखना चाहते हो। तब तक दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।